Hello friends, welcome back to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to talk about most important major concepts which is very important for all exam. As you all know that the date of UGC NET English Literature has been declared. So अभी तक आपने मेरे रिवीजन के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिए, जिससे आई एम श्योर कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है पैनोप्टिसिज्म। पैनोप्टिसिज्म क्या है और इस टर्म को दिया किसने है? तो पैनोप्टिसिज्म एग्जैक्टली एक सोशल थियरी है और इसको डेवलप किया था फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फोको ने अपने वर्क में डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, जो कि पब्लिश हुआ था 1975 में। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था जेरेमी बेंथम से। मीन्स ये जो पैनोप्टिसिज्म है ये एक सोशल थियरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मीन्स ना पावरफुल है और ये एज अ डिसिप्लिन का भी काम करती है। इट फंक्शंस एज अ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। कैसे करती है? देखिए एग्जैक्टली पैनोप्टिसिज्म में क्या है। पैनोप्टिसिज्म एक सर्कुलर बिल्डिंग है, एक जिसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन टावर लगा हुआ है सेंटर पे, और उसके चारों तरफ से आउटर वॉल है जिससे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रिजन हो गया, जेल हो गया या हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे सारा सर्विलांस कनेक्शन होता है। कोई कुछ भी करेगा तुरंत अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि हाँ कौन क्या कर रहा है। तो पैनोप्टिसिज्म एग्जैक्टली एक सोशल थ्योरी है, ठीक है। एक सर्कुलर बिल्डिंग है जिसके ऊपर टावर लगा हुआ है जिसके अंदर, और इससे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में वो ये कि इसको डिसिप्लिन एंड पनिश, इसको तो लिखा था फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फोको ने। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था एलन शेरिडन ने 1977 में। मतलब ये बुक आई थी 1975 में, फ्रेंच लैंग्वेज में आई थी। फिर 1977 में एलन शेरिडन ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। तो अभी मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा द न्यू गेट नॉवेल्स। द न्यू गेट नॉवेल्स क्या होती हैं? फ्रेंड्स, ये न्यू गेट नॉवेल्स ये पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी? लेट 1820 से लेकर 1840 के टाइम तक। और इस तरीके की जो नॉवेल्स होती हैं वो फोकस करते हैं क्रिमिनल्स की लाइफ पे, ठीक है। अब जो इस तरीके की नॉवेल्स लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो ये इंस्पिरेशन मिली न्यू गेट कैलेंडर से। न्यू गेट कैलेंडर क्या है? एक बायोग्राफिकल वर्क है जिसमें फेमस क्रिमिनल्स की बायोग्राफी उसमें पब्लिश हुई थी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि न्यू गेट नॉवेल्स कहाँ से लिखी गई। आप लोग टाइम याद रखिएगा, 1820 से लेकर 1840 तक ये इस तरीके की नॉवेल्स लिखी गई। इस तरीके की नॉवेल्स लिखने के लिए कौन ज़्यादा फेमस था? चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट भी लिखा 1837 में। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो नॉवेल्स थी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई थी, और सबसे ज़्यादा इस नॉवेल्स पे जो सटायर किया था वो किया था विलियम मैकपीस थैकरे ने, जो किस एज के थे? विक्टोरियन एज के थे। तो अभी आपको तो और भी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली न्यू गेट नॉवेल्स क्या हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्सिटी विट्स। अभी ये बहुत इजी है, आप सभी लोगों को आता है, लेकिन मैं कुछ बताती हूँ आपको, शायद आपको ना पता हो। यूनिवर्सिटी विट्स एग्जैक्टली ये टर्म लेके कौन आया था? तो ये टर्म है, इसको फर्स्ट टाइम क्वाइन किया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने, जो कि 19th सेंचुरी के जर्नलिस्ट और ऑथर थे। अब ये जो फ्रेज़ है द यूनिवर्सिटी विट्स, एग्जैक्टली एक फ्रेज़ है। इसको किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इसको यूज़ किया गया है लेट 16th सेंचुरी के जो इंग्लिश प्ले राइट थे और पैम्पलेटियर्स थे उनके लिए यूज़ किया गया था। और जो
इंग्लिश प्ले राइट थे वो कहाँ से पढ़े हुए थे, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जिसकी वजह से उनको कभी कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों को मिला के ऑक्सब्रिज पोइट्स भी बोला जाता था। अब इस ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं, तो इस ग्रुप में आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश, जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, ये हमारे आते हैं। एक टॉमस किड भी आते हैं, लेकिन कभी कभी उनको कंसीडर नहीं किया जाता है कि वो इस दोनों यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। कभी क्वेश्चन में ऐसा है कि किसको कंसीडर नहीं किया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी विट नहीं है, तो उसमें आंसर होगा यहाँ पे टॉमस किड। अब तो ये ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से जो इंग्लिश प्ले राइट हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे और कौन कौन से ऐसे हैं जो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड टॉमस नैश, ये 3 प्ले राइट कहाँ से थे, ये थे कैम्ब्रिज से। और जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आई एम श्योर कि अभी आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इगोइस्टिकल सबलाइम। इगोइस्टिकल सबलाइम टर्म दिया था जॉन कीट्स ने। इस फ्रेज़ को मीन्स इगोइस्टिकल सबलाइम एक फ्रेज़ है, एक टर्म है जिसको सबसे पहले यूज़ किया था जॉन कीट्स ने अपने लेटर में, जो कि लेटर उन्होंने लिखा था रिचर्ड वुडहाउस को। कब लिखा था उन्होंने, अक्टूबर मीन्स 27 अक्टूबर 1818 को लिखा था। ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्टली इगोइस्टिकल सबलाइम है क्या। तो जॉन कीट्स ने इस टर्म को, इस फ्रेज़ को यूज़ किया किसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। क्यों यूज़ किया, जॉन कीट्स ने अपने टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था शेक्सपियर को। शेक्सपियर को क्यों अप्रिशिएट किया था, अगर आपने नेगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मेरा रिवीजन का वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने इगोइस्टिकल सबलाइम यूज़ किया वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और ये बोला कि वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं वो सेल्फ सेंटर्ड क्वालिटी है उनके वर्क में। मीन्स जब भी वर्ड्सवर्थ के आप वर्क को पढ़ोगे, उनकी पोएम्स को पढ़ोगे, तो आपको उसमें वर्ड्सवर्थ की एक ग्लिम्स देखने के लिए मिलेगी। मीन्स सेल्फ सेंटर्ड है। यही अगर आप शेक्सपियर के वर्क पढ़ते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उसमें कहीं से भी आपको शेक्सपियर की एक ग्लिम्स भी मिल रही है। मीन्स उसमें आप जैसे, यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि आपने शेक्सपियर के वर्क को पढ़ा तो आपको उसमें शेक्सपियर की याद नहीं आती, आप ओथेलो के बारे में सोचते हो, किंग लियर के बारे में सोचते हो, हैमलेट के बारे में सोचते हो, ना कि आप शेक्सपियर के बारे में सोचते हो। ये तो हो गया नेगेटिव कैपेबिलिटी। इगोइस्टिकल सबलाइम इसी के अगेंस्ट यूज़ किया वर्ड्सवर्थ के लिए, कि जब वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ोगे तो उसमें आप उसके पोएम के नरेटर के बारे में नहीं सोचोगे, पर्सोना के बारे में नहीं सोचोगे, आपके दिमाग में वर्ड्सवर्थ का ख्याल आएगा। तो यही पे इस चीज़ में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि इनकी जो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स है वो सेल्फ सेंटर्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो इसी टर्म को इन्होंने बोला इगोइस्टिकल सबलाइम। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अच्छा, जब हम लोग जॉन कीट्स की बात कर रहे हैं तो ये बताइए जॉन कीट्स की मोस्ट फेमस पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये एक लॉन्ग पोएम है। इसको जॉन कीट्स ने लिखा था 1819 में और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। तो आप लोग ये बताइए कि एग्जैक्टली ये पोएम किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है। तो ये जो पोएम है इसको लिखा गया है स्पेंसिरियन स्टैंजा में। अभी आपको पता है स्पेंसिरियन स्टैंजा किसने क्वाइन किया था, स्पेंसिरियन स्टैंजा लेके आए थे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोएम फेरी क्वीन इसी स्पेंसिरियन स्टैंजा में ही लिखा था। स्पेंसिरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं, तो स्पेंसिरियन स्टैंजा में 9 लाइंस होती हैं। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी। बहुत इजी है, आप याद रख सकते हैं। अब जॉन कीट्स से आपको बहुत सारी चीज़ें याद आना चाहिए। जब भी आप जॉन कीट्स पढ़ें तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं, जैसे कि जॉन कीट्स की डेथ हुई 1821 में,
पीबी शैली की डेथ हुई 1822 में और लॉर्ड बायरन की डेथ हुई 1824 में। तो आपको सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो। अब जॉन कीट्स हैं तो रोमांटिक एज के, लेकिन किस जनरेशन के हैं? तो ये सेकंड जनरेशन के हैं। सेकंड जनरेशन में कौन कौन आते हैं? लॉर्ड बायरन आते हैं, पीबी शैली आते हैं एंड जॉन कीट्स आते हैं। अब जॉन कीट्स की डेथ हुई 1821 में। इनकी डेथ पे पीबी शैली ने एक एलिजी लिखी। उस एलिजी का नेम है एडोनिस। एडोनिस में कितने स्टेंजाज हैं? 55 स्टेंजाज हैं। उसको किस स्टेंजा में लिखा गया है? उसको भी स्पेंसियन स्टेंजा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, चीज़ें रिलेट करके याद रखिए कि आप एक चीज़ पढ़ें, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप से क्लिक हो जाए। जैसे कि 1821 में जॉन कीट्स की डेथ हुई, 1822 में पीबी शैली की डेथ हुई, 1824 में किसकी डेथ हुई? लॉर्ड बायरन की डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ, बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।